नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपको लग रहा होगा आप पहले भी कर चुके हैं, बट दिस टाइम दिस इज फॉर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। तो अपने को हर एक चीज बारीकी से करनी है, क्योंकि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे एक छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है ना। तो स्टार्ट करते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब यहाँ कहां पे वेपर फेज नाइट्रेशन में, जहां पे HNO3 कुछ इस प्रकार टूटेगा जहां पे नाइट्रोनियम आयन अपने को फ्री रेडिकल कंडीशन में मिल जाए। NO2 जो है ये क्या है, फ्री रेडिकल कंडीशन में, फ्री रेडिकल। तो जब हमने, वैसे HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, में कॉज कार्बन कार्बन क्लीवेज, आराम से करवा सकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, जब हमने ये क्या है, आईयूपीएसी मत भूल जाना भैया, 1 2 3 क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। प्रोपेन पे जब HNO3 का अटैक करवाया वेपर फेज में, तो क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले। क्या हुआ कि 3 के साथ नाइट्रो भी जुड़ा हुआ था, कुछ ऐसे भी जुड़ा हुआ था, 2 के साथ भी जुड़ा हुआ था और सिंगल के साथ भी। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे थे अपने को। तो हुआ क्या कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हिच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। मान लो मैं कोई सॉल्यूशन डालू इसको निकालने के लिए, तो साथ में ये भी आ सकता है, ये भी इंटरफेयर करेंगे, है ना। तो बहुत मुश्किल है इसमें इन प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि मिक्सचर कुछ अजीब तरह से है। ठीक, ये है नाइट्रेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल। ऐसे ही सल्फोनेशन होगा। सल्फोनेशन कहां से मिलेगा अपने को, H2SO4, ये SO3H आयन मिलेगा सल्फोनेशन के लिए, SO3H। ये केवल वैलिड होगा मोर देन 6 कार्बन। ये चीज ध्यान रखना कि ये केवल तभी वैलिड होगा फ्री रेडिकल में सल्फोनेशन, या तो 6 कार्बन हो या 6 से ज्यादा हो, है ना। ये इक्वल टू और ये मोर देन 6। ठीक, जैसे C6H14 है, क्या नाम होगा इसका, C6H14, कमेंट में लिख के बताना। SO3H सल्फोनेशन करवाएंगे तो ये बन गया यहाँ पे सल्फोनिक एसिड। क्लियर, ओके। एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ एलिमिनेट होना है ना। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट होना है। तो ये क्या है, 1 2, यानी कि ब्रोमो इथेन, ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना है, यहां से क्या हुआ कि के तो Br उठा के निकल लिया जब ये टूटेगा तो, है ना। और यहां से जो एक हाइड्रोजन था यहां पे, ये निकल गया OH आयन के साथ। तो यहां पे H2O और KBr एलिमिनेट हो गया, और क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, एल्कीन। ठीक है, ऐसे यहां पे देख लीजिए E2 एलिमिनेशन, E1 E2 एंड E1 CB, है ना। कंजुगेट बेस से देखेंगे, तीनों देखेंगे आराम से। पहले E2 देखते हैं। E2 में क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहां पे कोई बेस आएगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जिससे कि ये लिविंग ग्रुप यहां से इसका जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, है ना। और ये तो इसको लेके एलिमिनेट होके यहाँ निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन, है ना, एल्कीन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे sp3 था, यहाँ पे क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अच्छा, देख रहा है आपने, कोई ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। रेट किस पर डिपेंड करेगा, Rx पे, और जो बेस की पोलैरिटी होगी उस पे। अरेंजमेंट नहीं है भैया, ट्रांजिशन स्टेट है। ऑर्डर क्या होगा लिविंग ग्रुप का, मैंने ये बात कई बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, ये छोटा ये बहुत बड़ा तो ये अनस्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल तो ये कम टूटेगा बॉन्ड तो कम एलिमिनेट होगा। तो सबसे जल्दी एलिमिनेट लिविंग ग्रुप ये छूटेगा, फिर ये और फिर ये। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, सोचना थोड़ा, पॉजिटिव क्यों हो रही है, यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ती जा रही है रिएक्शन में, है ना। आगे जाके उनको उसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड तक बनाना पड़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एनर्जी इसको चाहिए होगी, है ना। ये क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। नेगेटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, बट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्लियर, पाई बॉन्ड इज फॉर्म एट द कॉस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है, किसकी कॉस्ट पे बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड की, है ना।
यानी कि अब ये एंडोथर्मिक है, तो अपने को ये चीज पता है यार, जो बाहर से एनर्जी लेना चाह रही है उसको हम और टेम्परेचर देना तो वो फटाक से हो जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक में बाहर हम टेम्परेचर कम कर दें तो वो जल्दी होगी। ये बात तो समझते हो ना आप। चलिए, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, डिपेंड करती है एंथैल्पी पे एंड एंट्रोपी पे। यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। नहीं समझ में आ रहा? गिब्स एनर्जी डिपेंड करती है इन दोनों पे। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये चीज पॉजिटिव है तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये चीज नेगेटिव होती जाएगी, ओ सॉरी, हाँ नेगेटिव होती जाएगी, तभी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। अपने को गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों चाहिए? क्योंकि वो नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और अपन चाहते हैं यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन हो स्पॉन्टेनियस हो यार, अपने को एफर्ट्स ना लगाने पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए काम। भाई एक तो आप सोचो कि आपको उठ के पानी का गिलास लेना पड़े, और एक है कि यार बैठे बैठे कोई पकड़ा दे, तो बैठे बैठे पकड़ा दे उसमें ज्यादा आनंद आएगा ना। अरे आलसी लोगों, तो क्या होगा यहाँ पे कि हाई टेम्परेचर फेवर द रिएक्शन, हाई टेम्परेचर रिएक्शन को फेवर करेगी, और ड्यूरिंग एलिमिनेशन कंजेशन इंक्रीजेस एंड मोर बल्कि फेवर द एलिमिनेशन। इसको आप अलग तरीके से समझ सकते हैं कि जब लिविंग ग्रुप एलिमिनेट करेगा तो हम ये देख सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी किस तरह से बनाएगा। भाई यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, कार्बोकेटाइन जिसका जितना ज्यादा स्टेबल वो उतने आसान से लिविंग ग्रुप दे देगा। तो यहाँ पे देखो टर्शरी बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है, हाँ, और यहाँ पे प्राइमरी बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी बन रहा है। तो ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा एलिमिनेशन का, दिख रहा हो तो, है ना। बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी प्लेनर। बीटा हाइड्रोजन मेरे ख्याल से आपको ये दिख रही होगी, है ना, और जो लिविंग ग्रुप है ये दोनों एंटी प्लेनर होने चाहिए। मान लो यहां पे है लिविंग ग्रुप, है ना, ये यहां पे मान लो, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, तो यहां पे सॉरी यहां नहीं हो सकता ना, यहां होगा ये अल्फा, ये अल्फा ये बीटा, नहीं भाई सॉरी 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 सॉरी, यही ठीक होगा ना, ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन। हाँ, तो ये एक प्लेन में, ये एक प्लेन में है, ये बता रहा है मान लो ये इनवर्ड द प्लेन है या आउटवर्ड द प्लेन है ना। तो ये मस्ट बी एंटी प्लानर होने चाहिए तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर? नोट डाल के लिख लीजिए एक बात, ये क्या कंपाउंड है 1 2 3 यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? यहां पे हमने इथॉक्साइड यूज किया आयन, वही E2 मैकेनिज्म चल रही है, तो यहां पे दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो ब्यूट-2इन और एक ब्यूट-1इन, दो प्रोबेबिलिटी है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे इस बॉन्ड को दोनों तरफ से बराबर प्लस इफेक्ट मिल रहा है, तो ये मेजर होगा, यहां पे नहीं मिल पा रहा है तो माइनर होगा। इनके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसी के बेस पे हमने दो नए नाम निकाल दिए जो कभी कभी आ जाते हैं, एक तो सेटजेफ और जेस्टसेव प्रोडक्ट, या फिर हॉफमैन प्रोडक्ट। ये यूज करते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले के लिए, ये यूज करते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन वाले के लिए। क्लियर? ऐसे एक और एग्जांपल है ये, यहां पे क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहां पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज किया है, तो यहां पे अगेन ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस वाले बीटा कार्बन पे जाएगा और ये वाला कंपोनेंट इस वाले पे, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। इस केस में क्योंकि यहाँ पे टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। क्लियर? और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन जो कि जेस्टसेव और सेटसेफ प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आ जाते हैं अब E1 मैकेनिज्म पे। E1 में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जस्ट इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये देख लीजिए, ये sp3 हाइड्रोकार्बन है, यहां से पहले हमने एलिमिनेट किया लिविंग ग्रुप, यहां पे फिर क्या हुआ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई, ये बीटा कार्बन, फिर यहां से हमने H+ भी निकाल दिया, तो यहां पे क्या होगी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इसको जरा डेप्थ में समझते हैं, देख लेते हैं E1 के बारे में कुछ बातें। मल्टी स्टेप रिएक्शन है, रेट किस पर डिपेंड करेगा, जो कि RX यानी कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगी। ये एक चीज समझना,
इस जो ये जो ब्रैकेट लेते हैं ना रेट के लिए, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? वीक बेस फेवर द इवन, वीक बेस होगा वो फेवर करेगा। इवन सॉल्वेंट कैन एक्ट एज बेस, सॉल्वेंट भी बेस की तरह एक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, देखिए आए अपन। रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, कैसे हो सकती है? मान लो कहीं पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा हो और वो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके टर्शियरी या सेकेंडरी बन सकता है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट होगी। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप सेम, आयोडीन सबसे ज्यादा, वही छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, हर लेक्चर में हो रही है ये बात। तो क्लोरीन और फ्लोरीन। और एंट्रोपी ये क्या है? एंट्रोपी पॉजिटिव है, एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर फेवर करेगा एलिमिनेशन को। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? अपने को पता है कि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बस तो इसी ऑर्डर को यहां कॉपी कर दो, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एंड ऑलवेज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड, हमेशा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा ना वही फॉर्म्ड होगा। ये बात क्लियर नहीं हुई है तो जस्ट अभी अभी क्लियर हो जाएगी एग्जांपल के साथ। देख लीजिए यहाँ पे इवन मैकेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे क्या है, इसका आईयूपीए से बताओगे मुझे? 1 ब्रोमो, आगे 1 2 3 2 डाइमिथाइल और प्रोपेन। ठीक, यहां से अल्कोहलिक एच डाला तो इस तरह का एल्कीन बनेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं है? तो लास्ट पॉइंट लिखा था मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, उसका मतलब यही है। कैसे बना जी देखते हैं। यहां से पहले हमने क्या किया, ब्रोमीन निकाला, यहां से एलिमिनेट कर दिया इसको, तो यहां पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन इस तरह से। अब यहां पे अपने को पता है कि ये प्राइमरी है और यहां पे सेकेंडरी या टर्शियरी भी बन सकता है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया? 1,2 मिथाइल आयन शिफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ? ये मिथाइल इधर आ गया, ये मिथाइल इधर आ गया, है ना? तो यहां पे ये बन गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और ये है बीटा कार्बन, यानी कि ये है बीटा हाइड्रोजन, इसको एलिमिनेट कर दो तो क्या बन जाएगा? यहां पे एल्कीन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहां से क्या किया? ब्रोमीन निकाला पहले, तो ब्रोमीन निकालने के बाद यहां पे कार्बोकेटाइन बना। यहां पे हमने क्या किया? रिंग एक्सपेंशन, याद है? रिंग एक्सपेंशन बताया हुआ है 5 से 6 में होता है या 4 से 5 में, और कहीं नहीं मिलेगा रिंग एक्सपेंशन। क्लियर? रिंग एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद यहां पे बन गया कार्बोकेटाइन। अब यहां से एक H+ निकालोगे तो ये डबल बॉन्ड आ गया और ये क्या बन गया? एल्कीन। नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट नहीं है, मतलब इसी का एक छोटा सा पार्ट है। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर, H3PO3 हाई टेम्परेचर। कुछ भी यूज कर लो, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि जो अल्कोहल में OH ग्रुप है ये बड़ा ही गंदा लिविंग ग्रुप है, आराम से नहीं छोड़ता। तो ये लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। H2SO4 443 केल्विन पे क्या बन गया? यहाँ पे एल्कीन तो बन गया। मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मैकेनिज्म में क्या हुआ? H2SO4 हाई टेम्परेचर पे टूटा H+ आयन में और सल्फेट आयन में। यहां पे 2 H+ होंगे। तो हुआ क्या? अल्कोहल था, पहले हमने यहाँ पे जो एक H+ था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या हुआ? यहाँ पे ये H2O जुड़ गया ना, ये आयन के रूप में। यहां से हमने H2O एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट किया तो यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन, और इसमें से हमने एक ये वाला हाइड्रोजन और निकाल दिया। ये कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन है। ये निकाला तो यहाँ पे क्या बन गया? एल्कीन, जिसको हम इथीन बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखना, ये OH H+ का अटैक, OH2 H2O निकाला, कार्बोकेटायन बना, शिफ्ट किया। यहां पे क्या है? 1,2 मिथाइल
आयन शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद जाके यहां से H+ निकाला तो ये बन गया हमारा एल्कीन। E1CB थर्ड टाइप है, पहली E2 फिर E1 फिर E1CB। E1CB क्या है? एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस, एलिमिनेशन कर रहे हैं थ्रू ए कंजुगेट बेस। क्लियर? यहां पे क्या होगा, जैसे कि कहां पे एप्लीकेबल है, जहां पे पुअर लिविंग ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जानते होंगे आप। तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाना नहीं चाहता, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। और जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस इस तरह से, या सोडामाइड, इनको हम यूज करेंगे E1CB में। ये कोई कंपाउंड है, मान लीजिए 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका? 2-फ्लोरो ब्यूटेन, है ना। मतलब कोई भी कंपाउंड देखो, उसका एक बार आईपीसी करने की कोशिश क्या करो, वरना भूल जाओगे, है ना। तो यहां पे सोडामाइड लिया, NH3 निकाल दिया, NH3 निकाला तो यहां पे एक कार्ब एनाइन फॉर्मेशन हुई। अब अपने को पता है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी कार्बोनाइन है, और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये तो ये सेकेंडरी कार्बोनाइन है। अब अपने को पता है कि कार्ब एनाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल, एंड दिस इज लेस स्टेबल। क्लियर है ना। अब मोर स्टेबल का जो कंपाउंड बनेगा वो मेजर होगा, और लेस स्टेबल का जो कंपाउंड बनेगा वो माइनर होगा। इस स्टेप में कुछ नहीं किया है, खाली यहां से फ्लोरीन निकाल दिया, फ्लोरीन निकाल दिया तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, और यहां से निकाला है तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया। नेक्स्ट है एंटी एलिमिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और डीहेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन भी हट रहा है। जैसे 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 यहाँ पे देखो, ये हेलोजन है, ये भी हट रहा है, और पानी भी हट रहा है, तो पानी क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस इसका नाम है। ये कोई भी कंपाउंड, जैसे मीजो कंपाउंड है ना, मीजो कंपाउंड कैसे, ये हाफ रोटेट करेगा, ये हाफ रोटेट करेगा, इसको रेसिमिक भी बोल सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसमें दिखाना चाहें इस तरह से, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर रिपल्शन, इन दोनों में रिपल्शन, इन दोनों में तो फिर भी कम होगा। तो हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करके ये कौन सी है, इक्लिप्स्ड, याद होगी, और ये कौन सी है, स्टैगर्ड। अरे भूल गए भैया, ये तो याद होगा कि स्टैगर्ड जो है इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है, बस ये याद करना है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम है। ठीक, तो पहले हम इसको स्टेबल फॉर्म में लेके आए, फिर हमने हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करवाया हाइड्रोजन पे। यहां पे क्या हुआ, इसने H2O बनाया और ये हमने निकाल दिया, साथ के साथ क्या निकाल दिया, एक हेलोजन निकाल दिया। तो बचा क्या, ये फिनाइल, ये CH3, ये वाला CH3 और ये फिनाइल। ठीक, अब यहां पे दिख रहा होगा अपने को 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये डबल बॉन्ड है, हाँ? तो यहां पे अपन सीसो ट्रांस बना सकते हैं, लेकिन यहां पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस। दूसरे में देखिए रेसिमिक मिक्सचर में, यहां पे भी कुछ कहानी ऐसी है, ये दोनों साथ में, ये दोनों, हाँ ये देखिए, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ये कैसा मिक्सचर है, रेसिमिक, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे हैं। रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर हमने यहाँ पे OH का अटैक करवाया, यहां पे क्या निकला, पानी बाहर, साथ में हेलोजन, और ये क्या बन गया, सिस फॉर्म बन गई। तो मीजो में बनेगी ट्रांसफॉर्म, और रेसिमिक में बनेगी सिस फॉर्म। याद रख सकते हो इतना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डीहेलोजिनेशन। पीछे हमने पढ़ा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, साथ में पानी भी निकल रहा था, यहां केवल डीहेलोजिनेशन का, हेलोजन को हम हटाएंगे यहां से। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड, मतलब दोनों कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलाइड जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड। अब यहां पे हमने NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड और एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, है ना, और जिंक के एसिड हमने ले लिया। तो यहां पे क्या फॉर्मेशन हो गई, पहले तो एल्कीन की, साथ में ये क्या निकल गया, हैलाइड, और ये सोडियम कंपाउंड।
अब वही कहानी दो कंपाउंड के लिए देखनी है, एक तो मीजो के लिए और एक रेसिमिक के लिए। मीजो के लिए पहले कुछ अरेंजमेंट थी, हमने रोटेट करवाया, स्टेबल बनाया, फिर जो आयोडीन का आयन आया उसने IBr निकाल दिया, और ये साथ में ये Br इसके साथ निकल गया, एक Br तो I के साथ निकल गया, और एक मतलब इसमें पूरे हेलोजन को ही हम एलिमिनेट कर रहे हैं, प्योर हेलोजन। IBr है, Br नेगेटिव है, H2O कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद क्या बन गया हमारे पास, ट्रांस। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मीजो कंपाउंड हमेशा क्या बनाएंगे, ट्रांस, और रेसिमिक कंपाउंड ये हमने फिर से इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया, फिर हमने क्या किया, इसको रोटेट किया तो यहाँ पे हमने हेलोजन निकाल दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, सिस फॉर्म। तो मीजो से ट्रांसफॉर्म और रेसिमिक से सिस फॉर्म, ध्यान रखना, ठीक है, क्या मीजो से ट्रांसफॉर्म और रेसिमिक से। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कई तरह की हो सकती है, जैसे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा हो, सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में, मतलब बॉन्ड टूट रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा हो। अरे इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पे देखें, एल्कीन है, HCl अटैक करेगा, तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, एक यहाँ पे, लेकिन ये वाला सेकेंडरी बनाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म 3-2-1, एक्चुअली 3-2-1 नहीं, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, तो क्या प्रेफर करेंगे, सेकेंडरी, तो दैट्स द कंपाउंड, जीरा सेकेंडरी, ये बन गया। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, यहां पर भी वही बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे देखना, इस पे करूंगा तो प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी, और इस पे आया तो टर्सरी, मजा ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड तो टूटा है, लेकिन साथ साथ 1,2 मिथाइल आयन शिफ्टिंग भी हुई है, ठीक है, मिथाइल आयन शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे फिर क्या किया हमने, Cl का अटैक करवा दिया, वो यहाँ पे आके जुड़ गया। ये बोला रीअरेंजमेंट पॉसिबल, बिल्कुल होगी रीअरेंजमेंट। जहां पर भी कार्बोकेटाइन कार्बोनेन की बात आएगी, वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन और हेलोजन, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, सेम वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा अलग बनाना पड़ा। कैसे, यहाँ पर भी देखो सेकेंडरी स्टेबल है, तो यहाँ पे बन गया। इसके कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, 2-3 कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं इसके। यहां बॉन्ड टूटेगा, यहां प्राइमरी बन सकता है, सेकेंडरी, लेकिन यहां पे अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो टर्शरी भी बन सकता है। तो क्या होगा, यहां पे सेकेंडरी बना दिया, उसके बाद क्या किया, मिथाइल आयन शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, और फिर यहां पे जोड़ दिया हेलोजन को। क्लियर, आसान है। सेम यहां पे किया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पे और कुछ बन भी नहीं सकता। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे कंसेप्ट लगा है ये रिंग एक्सपेंशन का। ये किससे हुआ, 5 से 6 में और 4 से 5 में, ये केवल इन्हीं में पॉसिबल है ना। अब तक तो याद होगा आपको, इन्हीं में पॉसिबल है, 5 से 6, है ना। तो 6 में फिर यहाँ पे ये आयन इधर मूव करेगा, कैसे, 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट से, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक कंपाउंड जुड़ा पड़ा है भाई। यहाँ पे देखो तो 1-2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो 1-2-3 टर्शरी होगा ना यार। तो उसके बाद कुछ नहीं भैया, हेलोजन को अटैक करवा दो, बन गया कंपाउंड। एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O मतलब एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन कॉल्ड हाइड्रेशन। जरूरी नहीं है, और कहीं भी ऐड कर दो तो भी हाइड्रेशन कहलाएगा, लेकिन अभी अपने को एल्कीन की स्टडी करनी है। 3 तरह से हो सकती है भैया, एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा दीजिए, दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, मैकेनिज्म बहुत काम आएगी इसकी। क्या क्या है, डायरेक्ट हाइड्रेशन, सीधा पानी मिला दिया, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या है, अपने को यूज करना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4, जो कि पानी में मिलकर क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन विद एनायन, ठीक है, जो कि एक्ट करेंगे ऐसे
ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। क्लियर। यहां पे एल्कीन है, हाँ क्या बोलेंगे इसका यूपीएससी नेम बताओ जरा। अरे बहुत बढ़िया, प्रोपीन या प्रोप1इन। तो डाइल्यूट H2SO4 और H2O, यहां पे क्या बन गया, कुछ इस तरह से OH आगे जुड़ गया। क्लियर। तो ये क्या था, डायरेक्ट हाइड्रेशन। चलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या है, यहाँ पे हम मर्क्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम थोड़ा अजीब सा है। आपको अगर पहली बार सुन रहे हो तो काफी अजीब लग रहा होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या यूज कर रहे हैं अपन, मर्क्यूरिक एसिड, वही एल्कीन है, वही हाइड्रेशन करना है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म का फर्क पड़ेगा। क्या कि यहाँ पे एल्कीन, सॉरी ये एल्कीन, ये मर्क्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन निकाल दिया, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट बना मर्क्यूरी के साथ, फिर हमने कुछ वाटर ऐड किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। ये यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे है ना 1-2 शिफ्टिंग इस आयन की। एक मिनट यार, इजी लिख दिया मैंने गलती से। ठीक, ये लेस स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है। भाई यहाँ पे तो आयन है ना, ये तो कंपाउंड है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमने NaBH4 डाल दिया, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या करेगा, इट वीकन्स द कार्बन एंड मर्क्यूरी बॉन्ड। ये टूट जाएगा तो यहाँ पे बस ये हटा दो, क्या बच गया, अल्कोहल ही तो बचा, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स निकलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। एक तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा, एंटी एडिशन H2O किसमें कन्वर्ट होगा, OH में, और NaBH4 होगा हाइड्रोजन में। मार्कोनिकॉव रूल क्या है समझ लेते हैं, जानते होंगे यार वैसे तो आप। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है और इसमें मैं HX का अटैक करवाऊं, तो किसके पास हाइड्रोजन जाए, किसके पास हैलोजन जाए, है ना। तो इसमें तो यार किसी के पास कुछ भी भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे बन जाएगा CH3 CH2X, यही रहेगा कंपाउंड। लेकिन अगर यही चीज यहां करनी हो तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब एक तो यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है ना। अब इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहूंगा आप इस तरीके से समझे कि जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा ना कार्बोकेटाइन, वहां पे आप हैलोजन को छोड़ दीजिए, यानी कि स्टेबल कहां होगा, यहां पे, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी बन रहा है। तो हाँ मैं जानता हूं आपने स्कूल में सुना होगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, और जिसके पास कम है उसके पास हैलोजन चला जाएगा। वो समझता हूं मैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है। यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए कि सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटाइन कहां बन सकता है, सिंपली कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर यहीं पे आ जाता, ये रिएक्शन दे दी होती है एग्जैक्ट H2O2 की प्रेजेंस में HX, तो क्या होता, अब H2O2 पेरोक्साइड, जिसको हम खाराश इफेक्ट भी बोलते हैं, सुना होगा आपने 11th में। तो क्या वो क्या करता, वो यहां पे जोड़ता, क्या बनाता, CH3 CH2 और CH2X। ये इफेक्ट है किसका, पेरोक्साइड का, H2O2, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या लग रहा है, मार्कोनिकॉव रूल। एंटी एडिशन हो रहा है, दिखता है तो अपने को H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन में, NaBH4H में, है ना। अब इन दोनों के कुछ रोल समझ लेते हैं अपन, कहां पे क्या क्या रोल है। जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये मर्क्यूरिक एसिड है, H2 है, ये ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल एडिशन हो गई इसकी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये तीनों में सेम है मर्क्यूरिक एसिड। यहाँ पे D2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे ROH है। यहाँ पे आप फर्क देखना कि यहाँ पे D2O लिया तो यहाँ पे OD आया, OH नहीं आया। OH किस साथ आता, H2O के साथ। यहाँ पे H2 है, OH तो आ गया, लेकिन यहाँ पर D आया है, ये किस वजह से आया है, NaBD4। हमने यहाँ पे अभी समझा है कि
सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या देता है, हाइड्रोजन। अरे भैया ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करवाता है। रिड्यूस कैसे करवाएगा, रिड्यूस कैसे हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, दूसरे बंदे के पास जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा, तभी तो वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे डी जुड़ गया, और यहाँ पे आर ओ एच है, और यहाँ पे दोनों चीज सही है, यहाँ पे तो एच जाके जुड़ गया, लेकिन यहां से ओ आर गया। क्लियर, ठीक। अल्कोहल को लोगे तो वहां पे फिर ईथर बच जाएगा, ये ईथर है ना, ईथर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रेशन में, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में हमको एक तो बोरॉन कंपाउंड यूज करेंगे और एक टीएचएफ। टीएचएफ क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। यहां पे ये है एक एल्कीन, नोमेनक्लेचर आप जानते हो, बोरॉन कंपाउंड, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहां पे कन्वर्ट हुआ प्रोपेनॉल में। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, कैसे कैसे ये बन रहा है। ये BH3 कुछ ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, तो या तो ये पॉसिबल हो कि ये हो इस तरह से अटैक करें, या फिर ये पॉसिबल हो कि ये हो और इस पे आके जुड़े। अगर ये वाला इस पे जुड़े और ये वाला इस पे जुड़े तो बनेगा बी टाइप का प्रोडक्ट, ये वाला। और अगर ये ऐसा होता है तो ए टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं कौन सा स्टेबल बनता है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, यानी कि एच सॉरी उल्टा कर दिया, बी ये है, ए ये है। ठीक, तो ए बना, बी ये। अब ए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पे ये लेस हिंड्रेड पोजीशन पे है ना, ये लेस हिंड्रेड पोजीशन पे है, यहां पे ये लेस हिंड्रेड है ना, तो ये मोर स्टेबल है। जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां पे तो खुले में ही पड़ा हुआ है, तो ये लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल के साथ हम 2 मोल एल्कीन के सेम जो हमने शुरुआत में दिए थे वो ले लें, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा 3 में। इसको उसके बाद इसमें कन्वर्ट करेंगे बाय द इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड। ठीक, उसके बाद ये प्रोपेन बनॉल में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट तो अपना यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसको क्या बोलेंगे, इसका आईपीसी क्या हो सकता है कि मतलब होगा इथेनोइक एसिड। अगर हम इथेनोइक एसिड मिक्स कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्केन। ये क्या, प्रोपेन क्या है, एल्केन। ठीक, चले आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के। क्या होगा, एक तो पेरिसाइक्लिक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये समझ लेते हैं एक बार। मैंने ये एक चीज पहले ही बताई थी, दोबारा बता देता हूं, क्या कि CH3 CH2 CH2, अगर मैं यहां पे HX को जोड़ना चाहूं तो ये क्या होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, मैंने बताया था सेकेंडरी प्राइमरी वगैरह उससे देख लेना, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बन जाएगा। जैसे इस केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 X और CH3, क्योंकि ये सेकेंडरी है इसलिए स्टेबल है, इसलिए बनेगा। लेकिन जहां पर H2O2 आ जाए, यहां पर है H2O2, तो ये मैंने पहले भी बताया था, H2O2 जहां पर आ जाएगा, पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं, पेरोक्साइड के आने से क्या लगता है, खराश इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल भी बोलते हैं। वहां पे क्या बनेगा कि CH3 CH2 CH2X ये कंपाउंड बनेगा। क्लियर, वहां पे मार्कोनिक रूल फेल कर जाता है। क्लियर, सिन एडिशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। BH4 क्या दे रहा है, हाइड्रोजन, और H2O2 OH दे रहा है। यही चीज क्लैरिफाई करने के लिए 2 एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो ये BH3 ये हाइड्रोजन दे दिया, H2O2 ये OH दे दिया, कंपाउंड एज इट इज का एज इट इज है, बस यहाँ पे 2 बॉन्ड की क्लैवेज हो गए, ये एक्ट किया H पे और ये वाला OH आया इस वाले बॉन्ड पे, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, इधर इधर। ऐसे ही इसमें अगर BD3 डाल दें तो यहाँ पे देखना हाइड्रोजन आया है BH3 वाले से, तो BD3 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब, ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब, ये वाला, और OH यहाँ आ गया क्योंकि H2O2 तो है ही। लेकिन अगर यहाँ BH3 हो लेकिन यहाँ पे D2O2 हो तो OH नहीं OD मिलेगा। भाई
OH और OD में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे तो ये H हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम जानते हो 1H2। 1H2 क्या होता है? ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक और होता है 1H3 जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे D2O2 से क्या मिलेगा? OD, और यहां से तो हाइड्रोजन मिल ही रहा था और इससे क्या मिल गया? OD। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार लगा के एक लाल पेन से लिख लीजिएगा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? एल्डिहाइड कीटोन, और वो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिड, और एसिड को रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, और इसको रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आती है कि अल्कोहल एल्डिहाइड भी बना रहा है और कीटोन भी बना रहा है, ये कहानी को समझ में नहीं आ रही। तो ये ध्यान रखना कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी कीटोन या टर्सरी कीटोन अल्कोहल ये क्या बनाएंगे? कीटोन। क्योंकि कीटोन ग्रुप तो ऐसे बनता है ना, ये कीटोन ग्रुप तो ये तो जब भी बन सकता है जब यहाँ पे कार्बन जुड़े हो। सेकेंडरी से शुरुआत हो सकती है, प्राइमरी वाले सारे एल्डिहाइड। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या है? यहाँ पे एक तो एल्कीन लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। ये कोबाल्ट है। कार्बोनिल ग्रुप आप जानते होंगे शायद, इसको बोलते हैं ना कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, अब कार्बोनिल ग्रुप कहां कहां होता है? एल्डिहाइड में, बना ही देता हूं। ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया कीटोन, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में होता है ये। क्लियर? तो यहां पे क्या बना? एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट चेंज इनटू एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बनने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर देगा। अब भी जस्ट मैं बता के आया कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर उनको रिड्यूस कर दोगे, यहां पे क्या कर रहे हो आप? एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो तो क्या बनेगा? अल्कोहल। फिर से लिख देता हूं कि यहां पे अगर अल्कोहल हो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो एल्डिहाइड कीटोन, और फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस आओगे तो ये क्या है? रिडक्शन। ये इस तरफ क्या है? रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन करोगे तो वापस एल्डिहाइड, और वापस रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ? एल्डिहाइड अपने को कंपाउंड मिला था और उसको हमने रिड्यूस कर दिया तो अपने क्या मिल गया? अल्कोहल। क्लियर? ये था ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हमने क्या प्रिपेयर किया? अल्कोहल। वाकर प्रोसेस में भी अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। कैसे? वाकर में क्या कर रहे हैं? यहां पे एल्कीन लिया, यहां पे पैलेडियम डाइक्लोराइड विद H2O एंड कॉपरस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक, एल्कीन, पैलेडियम डाइक्लोराइड, वाटर विद कॉपरस क्लोराइड। तो यहां पे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगेन इस रूल को फॉलो करो कि यहां पे एल्डिहाइड अपने को अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे क्या बन जाएगा? अल्कोहल। इसी में एक खेल और भी चल रहा है कि यहां पे पैलेडियम को देखा जाए तो पैलेडियम यहां पे पहुंच रहा है, देखना 0 से कुछ +2 में जा रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर को देखना, कॉपर यहां पे +1 पे था, यहां पे +2 पे जा रहा है, इधर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन, डाइहेलोजन। किसमें? एल्कीन्स में। यहां पे क्या ले लिया? एल्कीन, और यहां पे कोई भी डाइहेलोजन ले लिया। अब भले ही ये सेम एलिमेंट है, लेकिन हम जैसे हम पढ़ते हैं ना H2 में क्या देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बना लेते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं
वर्ड दिमाग से उतर रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, है ना, जिसको हम जानते हैं लंदन फोर्स के नाम से, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर 11th के चैप्टर में बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है, ये पढ़ के नहीं आए आप, है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, एक तो पार्शियली नेगेटिव और एक पार्शियली पॉजिटिव। एक तो कह रहा मैं कति मारा जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कह रहा भैया मेरे पास थोड़े से हैं तू ले ले, है ना, ऐसी बात बनेगी इनकी। तो क्या हुआ, यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना, है ना। कैसे बना, ये मैकेनिज्म देखते हैं कि यहां पे ये एल्कीन है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना, क्योंकि हल्का पतला बॉन्ड नहीं है, ये बहुत फोर्स चाहिए होगा इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि लंदन फोर्स डिस्पर्जन फोर्स भले ही वीक फोर्स में आते हैं लेकिन काफी स्ट्रांग होते हैं नॉर्मली। फिर ये क्या हुआ कि एक जाके इन दोनों कार्बन से बॉन्डिंग बना लेगा, है ना, एक ब्रोमीन जाके कुछ इस तरह से इसने बॉन्डिंग बना ली। अब दूसरा भी इसी के साथ लटका पड़ा है, यार मेरे को घोड़ छोड़ के कहां जा रहा है, तो इसने क्या कहा, यार एक काम करते हैं, एक कार्बन मैं ले लेता हूं, एक कार्बन तू ले ले, है ना। तो ये बन गया इस तरह से, ठीक। ऐसे यहां देख लो, चाहे सिस फॉर्म में देख लो, प्रोसीजर वही फॉलो होना है। ये Br2 मतलब यहाँ पे एक पार्शियली पॉजिटिव एक पार्शियली नेगेटिव। तो ये कैसे, एक तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे क्लेवेज होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन दोनों के साथ आगे इंटरमीडिएट बनाएगा और उसके बाद कहेगा भैया एक एक ले लो अपना, जैसे कि एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, CH3 वही है। अब ये एंटी एडिशन कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ, एंटी एडिशन मतलब ये एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ आ गया तो एक यहाँ पे होगा, ताकि इनका रिपल्शन कम हो सके। सेम ग्रुप है ना तो रिपल्शन पैदा करेंगे, है ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, याद से ध्यान रखना कि एंटी एडिशन, ठीक है, क्लियर। फ्री रेडिकल एडिशन, HBr in the presence of H2O2, सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पे ये क्या है, एल्कीन HBr H2O2 यानी कि पेरोक्साइड यूज किया हमने और ये बन गया हमारा ब्रोमोप्रोपेन। कैसे हुआ मैकेनिज्म देखते हैं इसकी एक एक करके। पहला स्टेप इनिशिएशन, देन प्रोपेगेशन, देन टर्मिनेशन, पहले भी कर चुके हैं अपन। ये देखिए H2O2 है, यहां पे ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल OH। ये HBr टूटेगा तो फ्री रेडिकल एक ब्रोमीन बनाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलके पानी बना लेगा और ब्रोमीन यहां पे मिल गया फ्री रेडिकल में। अब जो ये ब्रोमीन निकला है ये आके छेड़खानी करेगा इनसे, सत्यानाश, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये आके छेड़खानी करेगा इनसे, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं कि एक तो भैया यहीं पे आके जुड़ जाए और एक यहाँ पे आके जुड़ जाए। देखते हैं स्टेबिलिटी कहाँ थी। देखो अगर यहाँ पे जुड़ता है तो फ्री रेडिकल यहाँ बनता है जो कि प्राइमरी है, जो कि लेस स्टेबल है। अपने को पता है कि फ्री रेडिकल भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी है, तो ये तो प्राइमरी है सबसे कम, है ना, सबसे कम यानी कि लेस स्टेबल। यहां बन रहा है, ये देखो फ्री रेडिकल सेकेंडरी बन रहा है, तो सेकेंडरी तो पहले से ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल हो गया। इसी को उठा लो, ये उठा ले भैया, ये रहा सेकेंडरी, उठा लाए तो यहाँ पे HBr से रिएक्ट करवा दो। अगेन HBr से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन देके निकल जाएंगे भाई साहब। यहाँ पे CHN है तो ये यहाँ पे आ गया CH2। अब ये Br जो बचा हुआ है ना, ये फिर जाके किसी और एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये बची है ना। अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूं कि भैया ये ले एक एल्कीन का मॉलिक्यूल और एक HBr और एक H2O2 की जाके रिएक्शन करवा दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। n नंबर ऑफ मोल होते हैं, मान लो आपने एक ड्रॉप भी ले लिया तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, तो ये ब्रोमीन फिर दूसरे मॉलिक्यूल को जाके छेड़ेगा, ठीक। अब टर्मिनेशन कैसे होती है रिएक्शन की, कि जब दो फ्री रेडिकल ब्रोमीन के, ये दो फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन का और एक ब्रोमीन का मिल जाए तो ये टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है। कैसे, Br2 बना के और HBr बना के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन एल्कीन, अब तक तो आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। HCl H2O2 सिंपल, यहां से HCl टूटेगा और यहां पे आके जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे दिक्कत है, कैसे। अच्छा आपको दिख रहा है यार ये लेस स्टेबल क्यों है और इससे हमें इसमें क्यों कन्वर्ट करना कर रहा है। आपको पता है यहाँ पे 1 2
मिथाइल आयन शिफ्ट किया है यहाँ पे, देखना यहाँ पे तो 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 से जुड़ा हुआ है, स्टेबल कैसे है ये? तो मेरे प्यारे प्यारे मूर्खों, हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी देखते हैं वो कार्बोकेटाइन कार्बन से जुड़ा हो। यहां पे तो नाइट्रोजन है यार, यहां तो नाइट्रोजन है, तो यहां पे ये कार्बोकेटाइन है और ये NO2 NO2 क्या करता है? NO2 करता है भैया माइनस आई इफेक्ट शो, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसके पास तो पहले ही नहीं है और ये कह रहा है मेरे को और दे दे तू, है ना? तो यहाँ पे लेस स्टेबल है, ये कह रहा है मैं थोड़ी एक कार्बन छोड़ के चला जाऊं, तो इससे थोड़ा सा दूर हो गया, तो ये इससे मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भैया, सर मूर्ख मत बोलो, अभी डिसलाइक कर देंगे। अरे मजाक कर रहा था भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये प्लस इफेक्ट शो करेगा तो ये इसको थोड़ा स्टेबल रखेगा। ये तो कंजर है, ये तो मांग लेगा, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो ब्रोमीन जोड़ दो सीधा सीधा बस। नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए कि इन केस ऑफ HCl HI एंटी मार्कोनी रूल इज नॉट एप्लीकेबल। कहां पे? HCl एंड HI। मैंने आपको बताया था कि H2O2 में पेरोक्साइड रूल लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा। होना क्या चाहिए था? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HCl यहां जुड़ना चाहिए था खराश इफेक्ट के थ्रू, लेकिन नहीं, ये यहीं पे जुड़ा है। क्यों ऐसा हुआ? In case of HCl and HI, anti-Marconi rule is not applicable because both propagation step are not exothermic. दोनों के जो propagation step हैं वो exothermic नहीं है, peroxide की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, because HCl bond is stronger, another side HI radical is weak. HCl bond क्या है? HCl bond strong होता है और HI वाला bond weak होता है, इसलिए HCl और HI पे एंटी मार्कोनी रूल नहीं फॉलो होते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है? नोट डाल के लिख लीजिए हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के लिए हमने को मतलब क्या है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको याद हो तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था। जैसे अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू इसकी 1 होगी, है ना? तो यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगी कैटलिस्ट की, कौन कौन से? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। मैंने शायद बीच में बताया हो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना? तो ये जो ग्रुप है, ये यहाँ ये वाले एलिमेंट यूज होते हैं किसके लिए? कैटलिस्ट के लिए, है ना? ये 12वां ग्रुप, ये 11वां है, 10वां। तो ग्रुप 10th के ये डी ब्लॉक के हैं और इनको बोलते हैं कॉइनेज, कॉइनेज मेटल, जो सिक्के वगैरह जिनसे बन सकते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी इनको बोलते हैं सूडो, सूडो ट्रांजिशन मेटल्स, है ना? इनके बारे में बात करेंगे डी ब्लॉक में ब्रीफ में। फिलहाल यहां पे पढ़ते हैं क्या निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये यूज होते हैं किसके लिए? हाइड्रोजनेशन के लिए। तो यहां पे हमने यूज किया निकल को 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां पे ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। कौन? एल्कीन, है? तो क्या बोल रहा है कि मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। यानी कि हमने ये रेशियो पहले ही बना लिया था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब कि यार उस बॉन्ड में जितनी भूख होगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जितनी, उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी ज्यादा कम स्टेबिलिटी होगी, है ना? वैसे ही इसमें सिन और एंटी एंडेशन पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि मीजोफॉर्म हमने पढ़ा था ना कि मीजोफॉर्म बनाता है सिस और ट्रांसफॉर्म बनाता है, सॉरी ट्रांस का बताऊंगा अभी, ठीक है? मीजोफॉर्म बनाता है सिस। तो ऐसे ही सिस को अगर हम सिन एडिशन करेंगे तो अपने को मीजो मिलेगा। भाई ये तो वही मॉलिक्यूल है, खाली प्रोजेक्शन दिखा रखा है। यहां पे हमने हाइड्रोजन जोड़ा, एक ये रहा और दूसरा कितने गया यार? सेकेंड वन इज हियर, है ना? तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो यहां पे क्या बन गया? ये मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड विच है बोथ रोटेशन। ये कुछ ऐसे घूमेगा, ये कुछ ऐसे।
कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेट रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सिस देख लिया, अब हम देखते हैं ट्रांस। ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा रेसिमिक, है ना। ये मैंने शायद कहीं बताया हो कि डबल फ्लिपिंग गिव्स अस द सेम मॉलिक्यूल। डबल फ्लिपिंग से सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हमने फ्लिपिंग क्यों की, क्योंकि ये वाला रेसिमिक नहीं था, ये कन्वर्ट हुआ है रेसिमिक में। तो यहां पे एक ट्रिक बना लेते हैं कि सिस तो देता है क्या भैया, मेसो, और ट्रांस देता है रेसिमिक। बहुत काम आएगी, या CMTR ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी ज्यादा, ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया कम है। या फिर एक तरीके से और भी कह सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जहां पे इसका du की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 2 मोल खाएगा हाइड्रोजन के, इसको एक ही चाहिए, है ना, तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, सिंपल है। यहां पे एल्कीन को अगर आप एल्काइन को अगर हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा, एल्कीन, और एल्कीन को करोगे तो एल्केन। ये चीज तो आपको पहले क्लियर होगी। कुछ और देखते हैं, ये क्या है, एल्काइन। एक और तरीका है एल्कीन फॉर्मेशन का, ये रिपीट होगा कहां पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में, है ना। तो यहां पे क्या है, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लिंड-लास कैटलिस्ट। लिंड-लास कैटलिस्ट याद रह जाएगा, क्या है, पैलेडियम, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है। तो यहां पे क्या होगा, केवल और केवल एल्कीन बनेगा। ठीक है, यहां पे एल्केन इज नॉट फॉर्म्ड। क्लियर। यहां पे फिर ये एल्काइन यहां पे ये क्या है, ये अगेन लिंड-लास कैटलिस्ट। तो यहां पे एल्कीन बनेगा लेकिन सिस फॉर्म में बनेगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमने लिंड-लास कैटलिस्ट यूज किया है तो एल्काइन से एल्कीन तो बनेगा, लेकिन यहां पे ये सिस फॉर्म में होगा। और अगर हम सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया यूज करें तो यहां पे ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ठीक, बिर्च रिडक्शन। अभी इसको देखते हैं। देखते हैं बिर्च रिडक्शन में क्या हो रहा है। हमने बिर्च रिडक्शन में क्या यूज किया था, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। ठीक, तो सोडियम का तो रोल यह है कि वो क्या होएगा, यहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। भाई अगर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो 0, और यहां पे +1 में है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन को, कि ऑक्सीडेशन कई तरह से समझाया जाता है कि ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होना, उसको भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, ये 4 बातें याद रख लेना। अब इसका ऑपोजिट कर दो किसमें, रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या कर दोगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे इंक्रीज हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही हो, जैसे 2 से 0 पे आ जाए इस तरह से। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा। ठीक, ये 4 बातें रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए बिठा लीजिए दिमाग में, तभी कहानी आगे चल पाएगी। अब यहां पे क्या है, एल्काइन। एल्काइन को हमने यहां पे क्या दिया, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ यहां पे बॉन्ड टूटा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, तो ये 2 एल्काइल ग्रुप और ये 2 लोन पेयर, और ये जो नेगेटिव साइन है ये बॉन्ड तोड़ने में इसने हेल्प किया। अब इसके बाद हमने देखा कि यहां पे जो है, अपने को ये चीज भी पता है
कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में, है ना। ये चीज आप जानते होंगे अगर मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो। रिपल्शन ऑर्डर क्या है, लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड पेयर और देन बॉन्ड पेयर। तो यहां पे क्या होगा, रिपल्शन के कारण यहां पे फ्लिपिंग होगी, ये लोन पेयर शिफ्ट कर जाएगा किसमें, सिस से ट्रांसफॉर्म में। अब यहां पे आता है किसका, लिक्विड अमोनिया का यूज। अमोनिया क्या करता है यहां पे कि इसको 2 हाइड्रोजन दे देता है और अपने साथ एक एल्काइल ग्रुप निकाल ले जाता है, क्लियर। और यहां पे फिर अगेन इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, तो यहां पे देखना, यहां पे अब एक सेकंड, यहां पे थोड़ी गड़बड़ है, यहां पे आर ही आएगा, है ना। यहां पे अल्काइल ग्रुप ही रहेगा, ये केवल एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा इसको। अब अगेन इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद हमने एक बार और लिक्विड अमोनिया यूज किया, उसने क्या किया, ये जो ऑक्यूपाई स्पेस था ये किसने, एक और हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो फाइनली हमारे पास कैसी फॉर्म आई, ट्रांसफॉर्म। याद रह जाएगा कि जहां पे हम लिंड-लार्स कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है, वहां पे क्या बनेगी, सिस फॉर्म। और जहां पर हम बिर्च रिडक्शन यूज कर रहे हैं, जहां पे बिर्च रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जहां पे सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यूज हो रहा है, वहां पे ट्रांसफॉर्म बनेगी। याद रह जाएगा। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा। जेई 2020 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में पूछा गया है जीओसी से। क्या पूछ रहा है कि इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटजेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमने 2 प्रोडक्ट पढ़े थे, एक तो सेटजेफ और एक हॉफमैन प्रोडक्ट, याद है, विच हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें इनमें से पता लगाना है कि कौन सा एक ऑप्शन है, यानी कि बाकी 3 करेंगे, है ना। तो एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। कर लिया, चलें। तो किस किस का आंसर सही सी आ रहा है, जिसका सी आ रहा है वो खुद को शाबाशी दे दे मेरी तरफ से, कांग्रेचुलेशन, वो टॉपिक को पकड़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं पहला प्रोडक्ट क्या था, कंसिडर्ड H2SO4 से। यहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल सीधा सीधा डिहाइड्रेशन हुआ है भैया, कुछ भी नहीं हुआ है। ये 1 2 3 4 मिथाइल, 1 2 3 4। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे यहां पे अल्कोहलिक KOH में अगेन बस यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे HBr एलिमिनेट कर दिया है, ठीक, क्लियर भाई। ये रहा ना, एक मिथाइल, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन ये रहा, यानी कि अब ये अपने को पता है कि ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये भी है। अब देखें कि इसका क्या हुआ, इसमें देखिए यहां पे आयन है, आयन इसको सेटजेफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ना। ये कहां कर रहा है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दे रहा है नेक्स्ट पे, है ना। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट है, जो कि लेस स्टेबल बताया हुआ है हमने। देखिए अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल मजाक था, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हॉफमैन बन रहा है, और इस केस में अगेन ये भी कौन सा है, सेटजेफ, ये भी सेटजेफ। ये 3 सी ऑप्शन को छोड़ के सारे सेटजेफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई गॉट माय पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉडोमेरिज्म। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, नीट 2016 में गलती से दे दिया हो मे भी, तो ये तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूं कि यार ये तो बता ही दो, है ना। एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए खुद, ठीक है। कर लिया,
जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश भी ना हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। और जिनका नहीं आंसर आया है निराश ना हो, एक बार और थ्योरी से होके आए, अगली बार आप पक्का ऐसे सवाल कर पाएंगे। स्लो देखते हैं इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन। टोटोमेरिज्म के लिए अपने को चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, बहुत जरूरी है, बस यही बात देखनी थी भाई। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, ये ब्रिजेड कार्बन है, ये ब्रिजेड कार्बन है। हमने बता रखा है कि ब्रिजेड कार्बन कभी भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करता, नोट डाल के बात अलग से लिखवाई हुई है बच्चों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये तो देगा नहीं, यहां पर भी ब्रिजेड बन गया, और ये पीएच लिखाई हुआ भैया, ये पूरा फिनाइल ग्रुप है, यहां से तो आने से रहा है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो बचा क्या, यहां पे देखिए ये है, ये ब्रिजेड कार्बन है, नहीं जाएगा, ये ब्रिजेड कार्बन नहीं जाएगा, लेकिन इसके साथ तो कोई बंदिश नहीं है, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, हो गया टोटोमेरिज्म शो। क्लियर? तो ए इज द आंसर। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अपने को खाली प्रैक्टिस करनी है। मेरा मकसद आपका मोरल डाउन करना बिल्कुल नहीं है, आप धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन देखते जाइए, होते जाएंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन इज जेई मेन द्वारा फेंका गया एक और हलवा क्वेश्चन। यहां पे इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाना है HBr एक्सेस से, बहुत ही इजी है आपके लिए। ये मत सोचो यार मेरे को तो काफी टाइम हुआ करते करते तो मुझे इजी लग रहा है, आप भी कर सकते हो। आप जैसे ही बच्चे हर साल हजारों की संख्या में जाके एडमिशन लेते हैं, और जरूरी नहीं है यार कि जो IIT क्लियर करेगा वही कुछ सक्सेसफुल बन पाएगा, या जो नीट क्लियर करेगा वही कुछ आगे बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो IIT जेई करके भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो IIT जेई नहीं कर रहे हैं, नीट नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत आगे उनसे। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि IIT होगा तो ही कुछ हम कर पाएंगे, या जेई होगा, नीट होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, है ना। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, बस पढ़ने में ध्यान दीजिए, है ना, मजे लीजिए। तो क्या होगा, निकला किसी का? ट्राई कीजिए एक बार बढ़िया से। तो इसका आंसर आ रहा है ए। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे जब बॉन्ड क्लेवेज होगी ना, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी। अगर आपको याद हो तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा सुटेबल होता है? मेरे ख्याल से SN2 में होता है ना। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना, क्योंकि कार्बन 5 ट्रांजिशन स्टेट आती है ना, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, है ना, याद होगा आपको। तो ये वाली रिएक्शन जाएगी SN2 में, SN1 का तो सवाल ही नहीं होता। SN2 में जाएगी तो यहां पे एक तो ब्रोमीन जुड़ गया, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। एक बार और HBr से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, एक ब्रोमीन और जुड़ जाएगा इसको डिस्प्लेस करके। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये मिथाइल, ये रहा मिथाइल, और एक Br ये रहा, और दूसरा Br ये रहा। अरे कोई बहुत बड़ी महाभारत थी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी यार। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कीजिए, है ना। एक लिमिट ऐसी आएगी कि आप लगभग 90% जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको आप देख चुके होंगे। तो जैसे एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में मेमोरी होगी, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, भाई मैंने 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 800 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई फायदा नहीं उनका। अब एक चीज आ गई है, उसको बार बार करते रहो, तो वो ज्यादा वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, वही तो ठीक होगा, बाकी थोड़ी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, और नीचे पूछ लिया गया है कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। क्या क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, फिर से एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, मतलब 3 चीजें हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, 3 तरह की रिएक्शंस हैं। अब हमें पता लगाना है कौन सी कैसी है। पहले वाले केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, सॉरी, एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, कर लिया? चले तो पहले वाले में देखिए कि पहले वाले में क्या हो रहा है कि CH3 CH2Br, यहाँ पे KOH का रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे एल्कीन बना है, KBr और H2O भी बाहर निकल गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो
एलिमिनेट हुआ है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं, बी आर को हटा के OH आ गया है, तो हटाया है ना, तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे बी आर सीधा सीधा आके जुड़ गया है, तो यहाँ पे हो गया एडिशन। अरे भैया, इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। एलिमिनेशन ये A is elimination, B is substitution and addition. तो थर्ड इज वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी JEE 2020 का ही है। यहाँ पे बहुत ही सिंपली तरीके से एक प्रोडक्ट पूछ दिया गया है कि मैंने ये रिएक्टेंट लिया, इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट, देन फॉस्फोरस ब्रोमाइड एंड देन मैग्नीशियम ईथर एंड देन CO2H3O+। कुछ देखी सी नहीं लग रही है ना। तो इसका आंसर बताएंगे आप, पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ईमानदारी से, है ना। चलिए देखते हैं क्या होगा। वैसे इसका आंसर ए। अगर आंसर नहीं निकल पा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरी जो सक्सेसफुल मैन है, जो अभी परफेक्ट है, वो हमेशा एक बिगिनर की तरह ही स्टार्ट करता है। जरूरी नहीं कोई पैदा होते ही सारी रिएक्शन समझने लग जाता है ना। वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट करता है। तो वही आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, पहले सोडियम बोरोहाइड्रेट का अटैक हुआ तो क्या हुआ पहले, यहाँ पे इसका तो काम यही है कि ये हाइड्रोजन देगा भैया, है ना। पीछे हर जगह यही करता आ रही है, हाइड्रोजन दिया तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे ब्रोमीन जो फॉस्फोरस ब्रोमाइड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा विद ब्रोमीन। देन क्या है, मैग्नीशियम एंड ईथर। अरे भैया, मैग्नीशियम का और ब्रोमीन का याद हो, नहीं, सॉरी, ये वाला कंसेप्ट नहीं बताया, बता देता हूं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट याद है, कहीं ना कहीं देखा हो आपने, RMgX, एक्स आता है ना, एक्स, तो एक्स क्या होता है, हेलोजन। तो ये क्या होता है, ये MgX तो कभी भी टूटने को तैयार रहता है। ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये वाला ये पोर्शन पूरा ये टूटने को तैयार रहता है, वीक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे आके ये क्या बना लेगा, MgBr ईथर की प्रेजेंस में। और जैसे यहाँ पे CO2H3O+ आया, तो ये इसका क्या काम है, एसिडिक, ये इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या शिफ्ट कर देगा, दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये ना, ये बना क्या, ये कार्बोक्सिलिक है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। अरे ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, और साथ आ गया जुड़ गया OH, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। H3O+ की प्रेजेंस में करवाओगे ना, तो एसिड ही मिलेगा। क्लियर। तो मायूस ना हो, कोशिश करते रहें। जिन्होंने सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊं, तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन कि नीट 2017 में पूछा गया है ये, और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक ये कि IUPAC पूछा है इस कंपाउंड का, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गड़बड़ी हो गई, हाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपने को बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 2 तो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड और एक है यहाँ पे कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से किसको अपन प्रेफरेंस देते हैं, एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड यानी कि यहां तो नंबरिंग इस तरफ से शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल। अब इसको तो प्रेफरेंस मिली नहीं है, यानी कि कीटोन का प्रीफिक्स आएगा और एल्डिहाइड का सफिक्स आएगा। क्लियर। तो 1 2 3, 3 पे कीटो यानी कि इसका नाम क्या होगा, 3 कीटो, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्स, इन आएगा कहां पे, 4 पे, 4 इन, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो अल। ये इसका नाम होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, पहला ही है। समझ गए होंगे, मैंने यहां से 4 से 3 लिखा था जब, है ना। अरे बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, कोई गल नहीं, और देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये है JEE 2013 का। पता है, अगर हमसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछे तो एक बार को हम निकाल जाते हैं,
लेकिन जहां पे टैग लग जाता है ना साला प्रीवियस ईयर का है, तो अंदर एक है ना, तो वो कॉन्फिडेंस सा नहीं बन पाता यार। तो जेई में पूछा है, हलवा सवार नहीं होगा। आते हैं भाई, आते हैं। तो कार्बोकेटाइन भाई स्टेबिलिटी हमने तो ये पढ़ी है कि टर्शरी हो, फिर सेकेंडरी हो, फिर प्राइमरी हो, ये हो सकती है। लेकिन क्या इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है? ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, सब प्राइमरी है भाई। ये भी तो प्राइमरी, एक कार्बन से तो जुड़ा है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। अब तो फंस गए हम लोग, कैसे करें? अच्छा एक बात बताओ, आपको मान लो 10 किलोमीटर दूर से एक कट्टा लाना है 50 किलो का, ठीक। अब आपको अकेले बोला जाए कि 10 किलोमीटर पैदल जाओ और वो कट्टा लेके आना है, तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी, शायद ला भी ना पाओ, हो सकता है तुम में से कोई बॉडी बिल्डर हो तो ले भी आए। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसी 10 किलोमीटर डिस्टेंस वही है, 50 किलो का कट्टा भी वही है, लेकिन अब तुम 10 जने हो, 10 जने हो, तो क्या होगा कि तुम चले जाओगे तो बोलेगे भैया 1-1 किलोमीटर सब ले चलेंगे और आसानी से वो वेट आ जाएगा 50 किलो का कट्टा, यानी कि 1-1 किलोमीटर सब ले आएंगे। यानी कि क्या पता चला इस बात से कि अगर बोझ को बांट दिया जाए तो वो आसानी से लाया जा सकता है, अकेले तो परेशान हो जाता। वही कहानी है इस केस में, इस केस में वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अपने को, रेजोनेंस का। रेजोनेंस देखो, अगर यहां देखूं तो कोई भी ये बोझ लेने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो इसको पटक दीजिए सबसे लास्ट में। यहां देखूं तो एक जना है कि यहां पे बॉन्ड टूट सकता है और ये शिफ्ट कर सकता है, और यहां पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 जने हैं पूरे, है ना। तो सबसे ज्यादा आसानी इसको होगी, है ना, और उसके बाद इसको, यानी कि फर्स्ट एंड देन सबसे ज्यादा थर्ड। आर यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रही बात कि थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकेंड। भाई यहां पे 6 कार्बन है, उसी कार्बोकेटाइन के जो चार्ज है, जो अनस्टेबिलिटी फैला रहा है, उसको राउंड अप करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए। यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां पे एक बंदा है ना। तो ये होगा ऑर्डर। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है देख लीजिए, ये डी होगा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव? और ये नीट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं कि पीओएस ना हो, सीओएस ना हो, कायरल कार्बन हो, है ना, कुछ इस तरह से हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन यहां पे वो सारी चीजें फेल कर जाती हैं। कर लो, क्या करोगे? एक बार को ये दोनों काम आ जाएंगे, कायरलिटी तो कतई काम ना आवे। इस केस में कुछ गड़बड़ है, हाँ जी गड़बड़ है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इस केस में देखें 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 तो यहां से जब मैं काट तो दूं या तो आधा यू हैगा, आधा यू हैगा, ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, ये तो नहीं है। यहां पे देखूं तो सेम कहानी यहां पे भी होगी, आ गई है। तो यहां पे तो इररेलेवेंट है, ग्रुप ही सेम नहीं है, यही चीज यहां पे है। इसके पास दो, यहां पे एक भी नहीं है, इसके पास दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट गए, काट दो बिल्कुल ही। इन दोनों में से कोई आंसर है बन नहीं रहा यार, कैसे करें? मतलब क्योंकि हमने तो यही चीजें पढ़ी है ना, यही चीजें तो बताती है कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। बस हम एक चीज भूल रहे हैं बहुत बारीकी से, हमने एक चीज पढ़ी थी, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, है ना। अब इस केस में देखना कि ये दोनों सेम ग्रुप, ये दोनों सेम ग्रुप, दोनों ऑर्थो पे हैं, तो यहां पे रिपल्शन से क्या होगा, इनकी प्लेनैरिटी बदल जाएगी। क्या होगा मैं एक बार बताना चाहूं तो कि ये अभी इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब इनके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है, ब्रोमीन आयोडीन बल्कि ग्रुप है कि नहीं है। अब यहां पे ऑर्थो इफेक्ट से इनकी कुछ प्लेनैरिटी इस तरह से बदल जाएगी, ये पहले ऐसे था ना, तो रिपल्शन से कुछ ऑर्थो इफेक्ट कारण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसे कट, अब तो सेम चीज तो नहीं मिलेगी। मान लो ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होने वाला है ना,
ये ऐसे तो ये ऐसे, तो यहां पे इसकी प्लेनैरिटी बदल जाएगी, प्लेनैरिटी चेंज बदल जाएगी, तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी और यही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाया जाएगा। मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना था, ऑर्थो इफेक्ट। ऑप्टिकल एक्टिव के तुम 50 क्वेश्चन कर जाओ, पीओएस के, सीओएस के, कायरलिटी के, कुछ काम नहीं आया। क्या काम आया? ऑर्थो इफेक्ट, जो कि बहुत ही बारीकी से कई जगह तो बताया भी नहीं जाता। तो ऑर्थो इफेक्ट से इसकी प्लेनैरिटी चेंज हुई, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन, सॉरी कार्बोनाइन, सॉरी एनाइन मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, एनाइन, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरे वही कारण भैया, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा और फिर ऐसे, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा? तो भैया ऑर्डर क्या होता है कार्बोनाइन का, कार्बोकेटाइन का उल्टा होता है। भाई अगर मैं कार्बोकेटाइन का ये कहता हूं ना 3 2 और 1, तो कार्बोनाइन का 1 2 3 4 नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना, ये होता है। तो इनमें से प्राइमरी होगा सबसे ज्यादा। प्राइमरी देख लो इनमें से कौन सा, यू प्राइमरी है, यू प्राइमरी है ना। अब इन दोनों में से तय कैसे करें कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा, इनकी तो बात ही नहीं है। ये देखो यहां पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो कहानी कुछ ऐसी है ना। ये देखो ये सेकेंडरी है, यहां तो 3 लिए घूम रहा है। अभी लिख देता हूं, घबराइए नहीं, CH3 CH3 CH3, ये तो टर्सरी है। मतलब कि फर्स्ट वाले को तो पटको लास्ट में, ठीक है, उसके बाद थर्ड। देख लो तरीका, देख लो कैसे सोल्व हो रहा है। थर्ड, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब इन दोनों में देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे है, Cl Cl और Cl, है ना। अब Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है? हाँ है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या इसको बेंजीन से ज्यादा जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। देखो यहां पे कार्बोकेटाइन से कंपेयर मत करना। वहां क्या था, पहले आपको बोला था कि 10 किलोमीटर से आपको एक कट्टा ले गया ना 50 किलो का। अब वो कह रहा है कि वहां भंडारा हो रहा है ना। तो 10 लोगों को लेके बिल्कुल नहीं जाएगा, तू कहेगा साले ये पहले खत्म कर देंगे, लाइन में नहीं लगने देंगे, पहले मैं जाऊंगा, है ना। तो वही चीज है। तो यहां पे ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, भूख ज्यादा इसको, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड देन फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ एंड देन सेकंड। ये बनेगा भैया इसका आंसर। देख लो कौन सा बन रहा है, सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ, ये रहा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगे ये पॉसिबल नहीं है, उसके 2-3 कंसेप्ट और भी लग सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का। नीट 2016 का क्वेश्चन है कि इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। क्या पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां हो सकती है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से पूछ रखा है, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिए। अब इस तरह के ऑप्शंस को टैकल करने के लिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, मस्ट है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, रेजोनेंस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बन सकता है। मेरे पास थोड़ी समय की कमी है और गर्मी भी बहुत लग रही है, तो कोशिश करता हूं आपको समझा पाऊं कि जब यहां पे कुछ इस तरह से ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे और यहां पे ये बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा, तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है जो ज्यादा स्टेबल होगा, और एक ये स्ट्रक्चर बन सकता, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो क्या होगा कि जब कार्बोकेटाइन के पास एनायन हो, यार इससे ज्यादा बढ़िया बात तो हुई क्या सकती है, केटायन के पास एनायन हो, भाई यार भूखे के पास खाना हो, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो ये पूरे हाइब्रिड में ये 2 स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होंगे।
और ये पायरोल जब रेजोनेंस में जाएगा ना तो इन्हीं दो स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, है ना। यहाँ पे जाएगा, बहुत देर नहीं टुकेगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा, है ना। तो क्या कहना क्या चाह रहा है कि अब ये पोजीशन देख लो कौन कौन सी, ये तो कौन सी है 2 है, और ये वाली कौन सी है 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो ये वाली कौन सी है, साली मेरी 5 कैसे आ रही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना दिया मैंने, बस उतनी सी बात है, हल्का सा कंसेप्ट, ठीक है भैया। हाँ तो 2 3 4 5 2 3 4 5, है ना। तो 5 पे और 2 पे, यानी कि 2 और 5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे होगी मैक्सिमम डेंसिटी, कहां पे, एक तो यहां पे और एक यहां पे। कैसे पता लगाया, रेजोनेंस से। ठीक, तो आज का लेक्चर यही